हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है माय यूट्यूब चैनल नईमुद्दीन ला क्लासेस में। अभी तक हम जो थे प्री वाइज समझा रहे थे आपको। अब हम मुख्य परीक्षा के प्रश्न में कैसे आते हैं ये समझाएंगे। यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 देखिए, पहले जान लीजिए कहाँ कहाँ आता है। एलएलबी के फर्स्ट सेमिस्टर में है ये। नंबर 1 एक चीज, यदि आप एलएलबी कर रहे हैं तो फर्स्ट सेमिस्टर में भारतीय न्याय संहिता 2023 आपको मिलेगी। पहला क्वेश्चन यही मिलेगा, ये कंपलसरी क्वेश्चन है, इसको जरूर याद करना है। नंबर 2, एपीओ हो, मेंस में भी आता है, प्री में भी आती है भारतीय न्याय संहिता। पीसीएच जे हो, मेंस में भी प्री में भी। सीबीआई एपीओ है, मेंस प्री इंटरव्यू तीनों में पूछते हैं। एचजेएस आप देंगे तब भी ये चीज आपको मिलेगी। और बड़ी बात है, जो हमारे एलएलएम के विद्यार्थी हैं, नेट के पेपर में भी भारतीय न्याय संहिता पूरा एक सब्जेक्ट आता है और डीपली आता है। तो आज इस क्वेश्चन को हम लोग डीपली पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले यदि आपने क्वेश्चन समझ लिया, समझ लीजिए बेटा, मुख्य परीक्षा में क्या होता है, चाहे एलएलबी की हो। अब एलएलबी में भी खूब बच्चे फेल हो रहे हैं, तो जरा सीरियस होकर करना है। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है, अपराध की प्रकृति एवं परिभाषा लिखिए, अपराध के आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिए। तो चार हेडिंगों में हमने इस क्वेश्चन को बांट लिया है। अपराध की प्रकृति, अपराध की अवधारणा एवं स्वरूप, अपराध की परिभाषा, और विभिन्न जो विधि शास्त्री हैं हमारे, उन्होंने जो परिभाषाएं दी हैं, जैसे बेंथम है, ब्लैकस्टोन है, स्टीफेन है, केनी है, कीटन है, पैटन है। फिर अपराध के आवश्यक तत्व 4 होते हैं, मानव, दुराशय, आपराधिक कृत्य और मानव की क्षति। ये जो दुराशय है, इस पर एक अलग से फिर एक क्वेश्चन बनाएंगे पूरा, लेकिन अभी इनको समझ लेते हैं। तो जानते हैं बेटा कि आखिर अपराध की प्रकृति क्या है। सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। तो ये कहा गया है, सबसे पहले तो समझ लीजिए कि ये सत्य है कि समाज में अपराध एवं अपराधी दोनों ही घृणा की दृष्टि से देखे जाते हैं, परंतु यह भी सत्य है कि आपराधिक विधि का अध्ययन एवं शोध मानव सभ्यता के आदि से ही विधि शास्त्र की आकर्षक शाखा रहा है। आपराधिक विधि वास्तव में उतनी ही पुरानी है जितनी की सभ्यता। अब अपराध की प्रकृति क्या होती है वो जानते हैं। कहा गया है कि प्रत्येक संगठित समाज में कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें लोग दंड के भय से नहीं करते। ये देखिए प्राचीन काल से ही है कि प्रत्येक संगठित समाज में कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें लोग दंड, कि अगर वो ऐसे करेंगे तो उनको दंड मिलेगा, भय से नहीं करते। जहां एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को क्षति पहुंचाई हो तथा क्षति की पूर्ति यथा योग्य धन द्वारा की जा सकती हो, वहां पर दोषकर्ता उस व्यक्ति को जिसे की क्षति पहुंचाई गई है क्षति पूर्ति या प्रतिकर देने के लिए बाध्य किया जाता था, जो कि एक टॉर्च विषय है, आज भी है अपकृत्य विधि। परंतु कुछ मामलों में क्षतिपूर्ति या प्रतिकर के अतिरिक्त दोषकर्ता पर राज्य द्वारा दंड भी लगाया जाता था, जिसका उद्देश्य समाज में शांति व्यवस्था तथा एक दूसरे के प्रति एवं समस्त समुदाय के प्रति सद्व्यवहार का संवर्धन था। तो ये थी अपराध की प्रकृति। अपराध की प्रकृति क्या होती है, ऐसे कार्य जो विधि द्वारा दंडनीय हो वो अपराध होते हैं, यानी जिनसे समाज में मतलब दंड के भय से ऐसे कार्य व्यक्ति नहीं करता, जैसे चोरी है, लूट है, डकैती है, छेड़खानी है, बेईमानी है, ये व्यक्ति नहीं करता है। अब अपराध की अवधारणा एवं स्वरूप, जो दूसरा पॉइंट है, इसको देखते हैं। कहा गया है कि अपराध की अवधारणा सदैव लोकमत पर आधारित होती है और सदैव विधि अपने समय के लोकमत को दिग्दर्शित करती है। विधि की किसी अन्य शाखा की अपेक्षा आपराधिक विधि लोकमत को यथा तथ्य प्रदर्शित करती है। अपराध के स्वरूप तथा उसकी अवधारणा को समझने के लिए सर्वप्रथम ये जानना आवश्यक है कि विधि क्या है, क्योंकि अपराध एवं विधि का इतना घनिष्ठ संबंध है कि बिना एक दूसरे को जाने दूसरे को नहीं समझा जा सकता। राजनीतिक दृष्टि से श्रेष्ठ अथवा संप्रभुता संपन्न व्यक्तियों द्वारा अपने अधीनस्थ व्यक्तियों के लिए बनाए गए नियमों का समूह विधि कहलाता है। विधि एक व्यादेश है जो समाज के सभी सदस्यों द्वारा अनुपालनीय व्यवहार को निर्देशन करता है, जो दंड द्वारा समर्थित है। इस प्रकार विधि समाज में लोगों द्वारा अनुपालनीय व्यवहार के कुछ मानकों को निर्धारित करती है। इन मानकों को साधारणतया समाज का अनुमोदन प्राप्त होता है। इन निश्चित मानकों से विचलन समाज द्वारा दंडनीय होता है, अतः ऐसा आचरण जो निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं होता है अपराध कहलाता है। अब ये देखिए, अपराध की प्रकृति आपने समझ लिया, अपराध की अवधारणा एवं स्वरूप समझ लिया। अब आते हैं अपराध की परिभाषा। तो सबसे पहले सबसे अच्छी परिभाषा वही होती है
जो कि किसी वेयर में दी गई। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 का ये वेयर है, ये 1 जुलाई 2024 से लागू है। और अपराध की जो परिभाषा है पहले हम वेयर में देखते हैं, और वेयर में है 2 सब क्लॉज 24। क्या कहा गया है कि इस अपराध शब्द इस संहिता द्वारा दंडनीय किसी बात का घोतक है। उसको और थोड़ा सा सही से देख लेते हैं। कहा गया है कि अपराध उपखंड का और उपखंड खा में उल्लिखित अध्यायों और धाराओं में की सिवाय अपराध शब्द से इस संहिता द्वारा दंडनीय की गई कोई बात अभिप्रेत है, किंतु अध्याय 3 और निम्नलिखित धाराओं अर्थात धारा 8 की उपधारा 2, उपधारा 3, उपधारा 4, उपधारा 5, धारा 9, धारा 49, धारा 50, धारा 52, धारा 54, धारा 55, धारा 56, धारा 57, धारा 58, धारा 59, धारा 60, धारा 61, धारा 119, धारा 120, धारा 123, धारा 127 की उपधारा 7, उपधारा 8, धारा 222, धारा 230, धारा 231, धारा 240, धारा 248, धारा 250, धारा 251, धारा 259, धारा 260, धारा 261, धारा 262, धारा 263, धारा 308 की उपधारा 6, उपधारा 7 तथा धारा 330 की उपधारा 2 में अपराध शब्द से इस संहिता के अधीन या किसी विशेष विधि या स्थानीय विधि के अधीन दंडनीय कोई बात अभिप्रेत है। आसान शब्दों में समझ लीजिए, यानी इस एक्ट के तहत या किसी अन्य विधि के एक्ट के तहत कोई भी बात जो दंडनीय है वो क्या है, अपराध। अब सेक्शन 2 सब क्लॉज 24 का खा पॉइंट क्या कहता है, यानी बी पॉइंट, धारा 189 को धारा 1, धारा 211, धारा 212, धारा 238, धारा 239, धारा 249, धारा 223, धारा 229 की उपधारा 1 में अपराध शब्द का अर्थ उस दशा में वही है जिसमें विशेष विधि या स्थानीय विधि के अधीन दंडनीय कार्य ऐसी विधि के अधीन 6 मास या उससे अधिक अवधि के कारावास से चाहे वह जुर्माने सहित हो या रहित दंडनीय है। तो ये कहा गया है बीएनएस 2023 की सेक्शन 2 सब क्लॉज 24 में। लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि जो थिंकर हैं उन्होंने भी अपनी अपनी बात कही है, तो सबसे पहले बेंथम की बात समझते हैं कि बेंथम ने क्या कहा है। बेंथम ने कहा है कि अपराध वह है जिन्हें विधानांग ने अच्छे या बुरे यानी अधिनियम ने कारणों से निश्चित कर दिया है, यदि उपयोक्ता के नियमों के अनुसार सर्वश्रेष्ठ संवादित विधि के अन्वेषण के लिए फिर से सैद्धांतिक सोच से संबंधित है, तब ऐसे कार्यों को जो किसी बुराई के कारण अथवा उसे उत्पन्न करने की संभावना के कारण निषिद्ध किए जाने चाहिए, इस अपराध की संज्ञा दे सकते हैं। ब्लैक स्टोन ने अपनी पुस्तक कमेंट्रीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड में अपराध को इस प्रकार परिभाषित किया है, निषिद्ध या समावेशित करने वाली सार्वजनिक विधि के अतिक्रमण के रूप में किया गया कार्य या लोप अपराध है। यानी जो भी दंडनीय विधि है उसके अतिक्रमण यानी उसके अलग जाकर आप कार्य करते हैं तो वो अपराध है। स्टीफेन के अनुसार अपराध विधि द्वारा निषिद्ध तथा समाज के नैतिक मूल्यों के लिए अरुचिकर एक कार्य है। केनी के अनुसार अपराध ऐसे दोष हैं जिनसे अनुशास्ति दंडात्मक होती है, जो किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा क्षम्य नहीं है तथा यदि क्षम्य है तो केवल सम्राट द्वारा। कीटन के अनुसार अपराध कोई भी अवांछनीय कार्य है जिसे राज्य दंड आरोपित करने के लिए कार्यवाही आरंभ कर सबसे उपयुक्त ढंग से परिशुद्ध करता है, ना कि क्षतिग्रस्त व्यक्ति के स्वविवेक पर उपचार छोड़कर देता है। पैटन की भी परिभाषा पढ़ लेते हैं। अपराध के सामान्य लक्षण है राज्य द्वारा कार्रवाई को नियंत्रित करना, दंड को क्षमा करना और दंड देना। तो इस प्रकार जो है आपने ये जाना कि आखिर अपराध क्या है। एक केस था एम खुशबू बनाम कन्नी अम्मल और अन्य एआईआर 2010 सुप्रीम कोर्ट के बाद में अभी निर्धारित किया कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 सब क्लॉज 24 के अनुसार अपराध का अर्थ है कोई आघात करने का कृत या दृष्टांत, अवैध कार्य करना या अवैध साधनों द्वारा जो विधि द्वारा निषिद्ध हो और या विधि के विरुद्ध हो। ठीक, तो ये अपराध की परिभाषा है, ये इनके थिंकर थे। अब आते हैं अपराध के आवश्यक तत्व। तो 4 आवश्यक तत्व हैं: मानव, दुराशय, आपराधिक कृत और मानव को क्षति। ये है बेटा। मानव क्या है कि किसी कार्य को अपराध के रूप में विधि द्वारा दंडनीय होने के लिए किसी मानव द्वारा किया जाना आवश्यक है, क्योंकि मानव के अतिरिक्त जैसे कोई जानवर है, कोई मशीन है, उन्हें अपराध के लिए लायबल नहीं ठहरा सकते। इसके लिए सिर्फ किसे ठहरा सकते हैं? किसी मानव को। प्राचीन वैदिक संस्थाओं में क्षति के लिए पशुओं और निर्जीव पदार्थों को दंड दिए जाने के हमें पर्याप्त उदाहरण मिलते हैं, लेकिन
हम यही मानेंगे कि अपराध कौन कर सकता है, सिर्फ मानव ही अपराध कर सकता है। ठीक। दूसरा है दुराशय, यानी मात्र कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता यदि उसका मन अपराधी ना हो, यानी एक्टस नॉन फेसिड रियम निसी मेंसिड रिया, यानी सिर्फ कार्य किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं बनाता जब तक चाहे उसका मन भी दूषित ना हो। यह आपराधिक विधि की एक सुविदित उक्ति है। इसका अर्थ है कि कार्य स्वयं किसी को दोषी नहीं बनाता जब तक कि उसका आशय वैसा ना रहो। इस उक्ति से एक दूसरी उक्ति निकलती है, मेरे द्वारा मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा नहीं है, यानी एक्टस में इनवाइटो फैक्टस नॉन ईस्ट मीन्स एक्टस। तात्पर्य यह है कि किसी कार्य को दंडनीय होने के लिए इच्छित होना चाहिए। यह स्वेच्छा से किया गया कार्य आपराधिक आशय से किया गया होना चाहिए। अतः अपराध को गठित करने के लिए आशय एवं कार्य दोनों का संगामी होना आवश्यक है। जहां किसी अपराध को गठित करने के लिए आवश्यक आपराधिक आशय अनुपस्थित होता है वहां वियुक्त दंडित नहीं किया जा सकता। ठीक। तो यानी अपराध के लिए पहला चरण जो है मानव होना चाहिए, दूसरा दुराशय, तीसरा है आपराधिक कृत्य। ये कहा गया है किसी अपराध के लिए एक व्यक्ति द्वारा तथा उसका दुराशय ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि किसी मनुष्य के आशय को हम नहीं जान सकते, किसी व्यक्ति के विचार विचारणीय नहीं है। दंडनीय होने के लिए आपराधिक आशय को किसी स्वेच्छापूर्ण कार्य या लोभ के रूप में अवश्य स्पष्ट होना चाहिए। केनी के अनुसार आपराधिक कार्य मानव आचरण का वह परिणाम है जिसे विधि रोकना चाहती है। किया गया या लोपित कार्य निश्चित किसी विधि द्वारा निश्चित या आदेशित होना चाहिए। रसेल ने कहा है आपराधिक कार्य को मानव आचरण का भौतिक परिणाम माना गया है। तो ये तीसरा तथ्य आपराधिक कृत्य। चौथा है मानव को क्षति, यानी क्षति शब्द भी आप देखेंगे परिभाषित है। क्षति में कहा गया है कि किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति या संपत्ति को अवैध रूप से कारित हुई हो। क्षति किसी दूसरे व्यक्ति या किसी के शरीर अथवा संपूर्ण समाज को अवैध रूप से पहुंचाई गई होनी चाहिए। इस प्रकार हम पाते हैं कि किसी अपराध के चार आवश्यक तत्व होते हैं, परंतु यह नियम अपराध मतलब आपवादिक नहीं है। इसके कुछ अपवाद भी हो सकते हैं। कभी कभी दोषी मनोभाव के अभाव में भी अपराध बन जाता है। ये कठोर दायित्व या पूर्ण दायित्व के मामले होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे द्विविवाह, ठीक है, ये जो है इसमें इंटेंशन नहीं देखा जाता है, या दुष्प्रेरणा। तो बहुत से ऐसे कार्य हो सकते हैं जो कि आपराधिक आशय उनमें ये मान लिया जाता है इनमें है। लेकिन आप इतना समझ लीजिए, ये एक मेंस का क्वेश्चन बनता है, अगर आप इतना लिख देते हैं ये यहाँ तक, तब आपको उम्मीद है कि अच्छे नंबर इस क्वेश्चन में मिल जाएंगे। फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आई हो कमेंट बॉक्स में पूछिए, आपको समझाई जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।